अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बात करेंगे साबिक DGISI फैज़ हमीद की, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही थी गुज़िश्ता 15 माह से, वो मुकम्मल होते हुए उनको सज़ा सुना दी गई। सज़ा काफ़ी संगीन है, काफ़ी बड़ी सज़ा है, काफ़ी लेंथी सज़ा है, रिगरस है। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा इनको सुनाई गई है। और जो इनके ऊपर चार्जेस थे उस हवाले से हम आपको बताते चलें के चार चार्जेस थे, जिसमें इनको एक तो चार्ज किया गया इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, यानी कि सियासी सरगर्मियों में इनके मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, और इसके साथ साथ ही मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सनस। इसके साथ साथ ही ये जो आज की प्रेस रिलीज है ISPR की, उसमें जो उसका आगाज होता है वो बताया जाता है कि ऑन August 12, 2024, यानी कि 12 अगस्त 2024 को प्रोसेस ऑफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर फैज हमीद, फॉर्मली लेफ्टिनेंट जनरल अंडर प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट स्प्रेडिंग ओवर 15 मंथ्स। 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था। उसी दिन इनको तहवील में लिया गया था। और आपको याद होगा, ठीक आज से एक साल पहले 11 दिसंबर को 2024 में इनको चार्जशीट किया गया था। 4 माह के बाद जो है वो चार्जशीट किया गया था। ऑल्दो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के हवाले से अमूमी तौर पे जो तासुर होता है वो ये होता है कि ये जल्दी कार्रवाई निपटा दी जाती है। ये काफ़ी एक तवील अरसा लगा, क्योंकि 15 माह के बाद जाके इनको सज़ा सुनाई गई। और अभी भी प्रेस रिलीज में जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक तो 14 साल इनकी कैद, और इसके साथ साथ ही field general court marshal complied with all legal provisions. The accused was afforded with all legal rights, including rights of defense team of his choice, or the convict has the right of appeal at relevant forum. उनके पास अपील का हक मौजूद है। और जो यानी कि वो ये वर्डिक्ट जो है वो चैलेंज भी कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट में। और मिलिट्री ऑफिशियल्स को हमने माजी में भी देखा है कि उनको रिलीफ जो है वो मिला है और न्यूमरस ओकेजन्स। और इस किस्म के ट्रायल जो हैं उनके हवाले से वैसे ही तासुर होता है कि ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इनको समझा नहीं जाता, क्योंकि आज भी जो सवाल रेस किए जा रहे हैं इस हवाले से वो यही है कि किसी को क्या फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो पता हैं, अदर देन द वंस दैट हैव जस्ट बीन मेंशन्ड इन द ISPR प्रेस रिलीज, यानी कि एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, किस किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस थे, क्या कर रहे थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो कभी मंजर आम पर भी उस तरह से नहीं आ सकती हैं। इसके साथ साथ ही और फिर बताया जा रहा है कि वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। कहाँ कहाँ इन्होंने मिस यूज किया है, अपनी जो इख्तियारात हैं उसका एक गलत इस्तेमाल किया, और जो पब्लिक वसाइल हैं, जो सरकारी वसाइल हैं, उसका कैसे गलत इस्तेमाल किया, उसकी भी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि वर्डिक्ट जो है वो किसी के सामने नहीं है। हमें ISPR की ये प्रेस रिलीज है जिसके जरिए हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि ये सज़ा उनको सुना दी गई है। और 4 चार्जेस जो कि सिर्फ हमें इस हवाले से बताया जा रहा है कि कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन्स, किस तरह से इन्होंने रॉन्गफुल लॉस कॉज किया है, ये भी इसकी हवाले से डिटेल्स नहीं पता। और जो ISPR की प्रेस रिलीज का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत अहम है, क्योंकि उससे बज़ाहिर तो नजर आ जाता है कि ये जो पूरा वर्डिक्ट है दैट हैज ओपन्ड द फ्लड गेट फॉर अनदर टॉरेंट फॉर PTI। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है कि, और आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता साल भी जब अपनी यूट्यूब की वीडियोस की थी, तो उसमें मैंने ये बात ज़रूर मेंशन की थी कि ये तो तमाम जो मामला है वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ जो है इसके ताने बाने जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 4 माह के बाद, जब गुज़िश्ता साल अगस्त से लेकर 4 माह लगे, दिसंबर में जब उनको चार्जशीट उनको करना पड़ा, उसमें भी कोई ऐसी गवाही सामने नहीं आई, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं देखने में आई कि जहाँ पर फैज़ हमीद अप्रूवर बनने के लिए तैयार हो गए हो अभी। लेकिन आज फैसल वावड़ा साहब ने बहुत कुछ बताया, मेरे प्रोग्राम में भी थे, मैं आपको वो तमाम चीज़ें सामने रखूंगी। लेकिन लास्ट पैराग्राफ बताता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ convict in fomenting vested political agitation and instability in cohorts with political elements, यानी कि सियासी अनासर के साथ मिल के आप एक सियासी एजिटेशन कॉज करने के लिए, पैदा करने के लिए जो है वो
اور انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے آپ کا ملوث ہونا اینڈ ان سرٹن ادر میٹرز، یعنی کہ اور دوسرے دیگر معاملات کے حوالے سے تحقیقات الگ سے ہو رہی ہیں، سیپریٹلی بینگ ڈیلٹ ود. تو یعنی کہ ابھی ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ان 4 چارجز پر ہوئی ہے، اور مزید ان کو دیگر معاملات کے حوالے سے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 14 سال آلریڈی ان کو چارجز پہ ہوئی ہے. لیکن لائک آئی سیڈ، جو سوال ریز ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چارجز تھے کیا، اور ورڈکٹ جو ہے اس کے حوالے سے کیا پتا ہے. لائک آئی سیڈ کہ ہمارے پاس صرف پریس ریلیز فیض حمید صاحب سے متعلق جو ہے وہ صرف سامنے ہے، اور کسی کو اگر یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ایگزیکٹ ان کا جرم تھا کیا، یا ان کے خلاف ایگزیکٹ چارج شیٹ کیا تھی، تو اس وقت جو ہے اس ورڈکٹ کو سیلیبریٹ کرنا ایز جسٹس بینگ ڈن، یہ بھی میرے خیال سے بہت زیادہ اپروپریٹ نہیں ہوگا، بہت ایک وائس چیز نہیں ہوگی. کیونکہ آج کچھ سیاستدان تھے، ایون حکومتی جماعت سے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو سیزنڈ لوگ ہیں وہ اس بات کو بھی فیئر کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جس طرح سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعادہ کیا جا رہا ہے اور عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جس قسم کے معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ایک برنٹ ہے وہ فیس وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ کا حصہ ہیں. سو کیونکہ ٹائم نیور ریمینز دا سیم، لہٰذا ایک طرح سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ضرور تھا، سرپرائزنگ نہیں تھا، کیونکہ نظر آ رہا تھا ایک کارروائی جو کہ بڑی طویل ہو گئی تھی، بڑی لمبی ہو گئی تھی. لیگل ایکسپرٹس ہمارے ملک کے آج بھی اس کو ایک فیئر ٹرائل نہیں سمجھتے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کچھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں اس میں. اس سے نظر کیا آتا ہے، آج فیصل واوڈا صاحب جو بات کر رہے تھے، اس کی ٹائمنگ بھی بہت انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ آلریڈی دیکھ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ پہلے ہی زیر عتاب نظر آتی ہے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے بعد جو پورے معاملات ہیں وہ خاصے کشیدہ بھی ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پر جو اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہونے کا الزام بھی ہے، پھر ایک تاثر بھی ہے، اور اب یہ حکومتی اور ریاستی بہرحال موقف بھی یہی بن چکا ہے، اور اس کے بیسس پہ بظاہر تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے ایک راہ ہموار ہو سکے کہ اس جماعت پر بین لگایا جائے، اس پر پابندی عائد کی جائے، اس کے بانی پر پابندی عائد کی جائے. اور آج بہرحال حکومت کو ایک تگڑا بیانیہ ضرور مل چکا ہے اس فیض حمید کے ان کے خلاف اس فیصلے کو لے کر، اور یہ اس بیانیے کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. کیونکہ آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے بھی کہا کہ فیض حمید پولیٹیکل ایڈوائزر تھے پاکستان تحریک انصاف کے. سو ایک یہ کہنا، اور یہ میرے خیال سے ایک بہت الارمنگ چیز ہے کہ اگر ایک سٹنگ منسٹر اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی، جو کہ سمجھے کہ آپ ایک ٹاپ پوزیشن کا انسٹیٹیوشن کا ایک شخص، ایک اعلیٰ افسر، وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، اور آج جو ان کو سزا بھی ملی ہے، دیٹ از آلسو این ایڈمیشن کہ ٹاپ آفس ہولڈرز جو ہیں، ٹاپ آفیشلز فوج کے، وہ انکانسٹیٹیوشنل سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان کو سزا دی گئی ہے. اور اس تناظر میں اگر وزیر اطلاعات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے، عمران خان کے اگر پولیٹیکل ایڈوائزر تھے، تو ایک عمران خان کا سیاسی مشیر جو ہے وہ ایک باوردی سیاسی مشیر تھا. یہ بہت الارمنگ چیز ہے، اور یہ پورے دنیا میں اس کا بہرحال امیج تو جو جائے گا وہ جائے گا، لیکن پاکستان میں اس چیز کو اگرچہ ایک طرح سے پازیٹیولی اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے، اچھا پریسیڈنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اس طرح کی سیاسی سرگرمیاں. اور جس طرح سے ایک ہمیں انجینئرنگ، اور ہمیں سیاستدان تو خود کیونکہ یہ بولتے ہیں کہ ان کو نمبرز پورے کرنے سے لے کر فنڈز جاری کرنے سے لے کر تمام معاملات کے لیے جو ہے وہ ان کو اب وہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے دوسری طرف، اور پھر آپ وہ موقع دیتے ہیں تاکہ اگلے جو ہیں وہ انٹروین کریں. سو
सियासतदान हमारे जो हैं जहाँ पर उनकी वीकनेसेस होती है तो फिर दीगर की तरफ देखा जाता है और अपनी एक टर्म को तूल देने के लिए भी इस किस्म की हरकतें की जा रही होती हैं और पूरी प्लॉटिंग एंड प्लानिंग जो है वो हर सियासी जमात जब आती है बरसर इक़्तिदार तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसका इक़्तिदार जो है वो लॉन्ग टर्म हो बट हैविंग सेड दैट इमरान खान साहब के हवाले से ये बात बिल्कुल रद्द नहीं की जा सकती कि उनका जो ट्रायल है अगरचे आइडियली नहीं होना चाहिए इस तरह से लेकिन क्योंकि जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल भी साथ साथ चल रहा है वो फैसल वावड़ा साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रायल में कन्वर्ट हो सकता है या होने जा रहा है तो उन्होंने कहा मैं अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता लेकिन अब को जो भी एक्शन होगा स्टेट मुखालिफ जो भी एक्टिविटीज होंगी जो एक्शन होगा उसके ऊपर एक डबल रिएक्शन आएगा रूथलेस रिएक्शन होगा बाहर बैठे हुए जो तमाम वीलॉगर्स हैं उनको भी उन्होंने तंबी कर दी है कि जी अब सबको पकड़ पकड़ के लाया जाएगा कि जिसने अगर स्टेट के खिलाफ कोई बात की और बिल्कुल ये डिसाइड हो गया है कि एक मैसिव एक क्रैकडाउन की तरफ जी जाया जा रहा है और फैसल वावड़ा साहब ने बहुत कुछ उन्होंने आज इंकिशाफात किए उन्होंने कहा कि एक सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत कुछ बोलने पे वो अपनी सीट खोने जा रहे हैं और ये बताना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो कौन सेनेटर हैं क्योंकि हाल ही में सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब जिनके घर पर आपको पता है कि फायरिंग का वाक़या भी पेश आया था उन्होंने जो गुफ्तगू की और जो ट्वीट हुई उसके हवाले से फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि जी एक सेनेटर वो सीट खो रहे हैं एक पीटीआई का एमएनए जो है वो फर्दर सीट खो रहा है अपनी नशिस्त लूज कर रहा है तो एक एमएनए एक सेनेटर और आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब से भी मुतालिक फैसल वावड़ा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि जो सोहेल आफरीदी हैं वो एक आर्जी वजीर आला है सो दैट मीन्स कि उनकी जो टेन्योर है उसको भी अब स्क्वीज करने की तरफ आया जा रहा है और अब इकदामात या कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं कि जो बकौल फैसल वावड़ा साहब के फैज हमीद आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बोलने जा रहे हैं गवाही देने जा रहे हैं शवाहिद प्रेजेंट करने जा रहे हैं और यानी कि 9 मई से मुतालिक उनका ख्याल है उन्होंने कहा ये इट्स रिटन ऑन द वॉल ये ऐसा होने जा रहा है आज से चंद ही अरसे में फैज हमीद वो गवाही देंगे यानी कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई से मुतालिक और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे उन्होंने कहा कि वो शवाहिद भी प्रेजेंट करेंगे और जो जो 9 मई में मुलव्वस था इसको प्लॉट करने में इसका हिस्सा था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सो दैट्स फॉर श्योर इमरान खान के इस मिलिट्री ट्रायल के लिए एक पूरा जवाब पैदा कर सकता है लेकिन बहरहाल इसकी तरफ क्या मामलात को लेकर जाया जाएगा ये कहना भी कबल अज वक्त है बट हालात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं नज़र आ रहे हैं इस वक्त और फैसल वावड़ा साहब ने लाइक जिस तरह कह रहे हैं वो कि ये तो इब्तिदा है और आगे आने वाले दिनों में 9 मई की शवाहिद और गवाही भी इमरान खान साहब और दीगर के खिलाफ जो है वो भी सामने आएगी बट इससे वो ये भी कह रहे हैं कि फैज हमीद की जो सेंटेंस है या 14 साल की कैद है उसमें कोई कमी नहीं होगी इसके अलावा उन्होंने कहा जो 75 साल में नहीं हुआ वो इंसाफ की बुनियाद भी सिपहसालार ने अपने ही इदारे से रख दी है यानी कि फौज ने इसमें एक लीड ले ली है एंड दे हैव सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल अदर्स टू फॉलो लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पर ये ज़रूर बात मेंशन करना चाहूँगी और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी आज ट्वीट करके कह रहे थे कि कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी ये बात जो जनरल बाजवा की है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कुछ अर्से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि इमरान खान मुजरिम सिर्फ नहीं है उससे बड़े मुजरिम उसको लेकर आने वाले हैं फैज हमीद यानी कि अकेले वो इस तरह से ऑपरेट बगैर किसी कॉन्सेंट के सिंगल हैंडेडली वो फैसले नहीं कर सकते अकेले मतलब एक DGISI इतना ऑल पावरफुल नहीं होता कि वो चीफ के नॉलेज में लाए बगैर वो सारी चीज़ खुद से कर रहा हो सो उस वक्त के चीफ जनरल बाजवा वो किस हद तक मुलव्वस थे क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है और आज मैंने फैसल वावड़ा साहब से भी प्रोग्राम में कहा जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की सुई फैज हमीद पर ही अटकी रहेगी या उनके आगे पीछे भी लोग जो हैं वो भी ज़ेर अताब आएंगे तो उन्होंने कहा नहीं फैज हमीद साहब और बज़ाहिर तो उनकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि सिर्फ फैज हमीद साहब और जो पोलिटिकल पार्टी से मुंसलिक अफराद थे उनके इर्द गिर्द जो है
वो चीज़ें बढ़ाई जाएंगी आगे कोर्ट्स में, जो कि मामला चल भी रहे हैं 9 मई GHQ हमला केस से मुतालिक भी। लेकिन मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि आर्मी चीफ को क्या एब्जॉल्व किया जा सकता है उस वक्त के। तो उन्होंने आगे से कहा कि बहुत मोहतात तरीके से वो जवाब दे रहे थे, लेकिन वो साथ साथ ये भी फैसल वावड़ा कहते हैं कि उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस हो सकती है, इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, जनरल बाजवा के पार्ट पे नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस हो के जनरल बाजवा को एब्जॉल्व कर दिया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का तो स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जनरल बाजवा 2019 में नून लीग को ऑफर कर रहे थे कि जी आप पहले हिस्से में पंजाब की हुकूमत ले लें और उसके बाद आप दिसंबर 2019 तक जो है वो सेंटर की हुकूमत ले लें, आप सेंटर आपको दे दिया जाएगा। सो ये क्या था, ये क्या सियासी, वो किस तरह से ऑपोजिशन को उस वक्त की ऑफर्स कर रहे थे, क्या ये सियासी सरगर्मी नहीं थी? तो वाउडा साहब ने कहा इसका जवाब तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ही दे सकते हैं। अब तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है इनकी गुफ्तगू से कि जनरल बाजवा जो हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये जो है वो फैज़ हमीद के ऊपर ही इस वक्त मामलात नजर आ रहे हैं, एक प्रेशर जो है वो मजीद बिल्डअप होगा। लेकिन 15 माह में ये देख लीजिए कि फैज़ हमीद ने अभी तक गवाही या कोई शवाहिद उस हवाले से सामने नहीं आए हैं। सो जो शख्स 15 माह तक अभी तक नहीं बोला है या गवाही नहीं आई है, क्या वो आने वाले दिनों में कुछ मजीद बता सकता है? कि जो कार्रवाई को पूरे 15 माह के करीब एक पूरा अरसा लग जाना, एक तवील, ये एक लंबा पीरियड होता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के इस कार्रवाई को लेके, इस प्रोसीडिंग को लेके। और हमने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी गुज़िश्ता साल के एक जब कस्टडी में इनको लिया गया अगस्त में, और तब से लेकर 4 माह लगे चार्जशीट करने में, जबकि अगर तो कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होते तो शायद चार्जशीट 4 दिन में कर दिया जाता और शायद 4 हफ्तों में उनको मुजरिम भी करार दे दिया जाता और सजा सुना दी जाती। लेकिन इसमें बहुत एक अरसा लगा है, एक 15 माह में बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि अब तक कोई, जिस तरह वाउडा साहब अगर कह रहे हैं कि अभी वो आगे, और एक जैसे बज़ाहिर तो वाउडा साहब की गुफ्तगू से लग रहा है कि एक फियर क्रिएट किया जा रहा है कि अभी वो बहुत कुछ बोलेंगे, वो गवाही देंगे, वो 15 माह तक गवाही उन्होंने कोई दी नहीं है या कोई शवाहिद अभी तक सामने आए नहीं है। अगर तो शवाहिद होते या गवाही वो देते तो बहुत कुछ सामने मंजर आम पर आ जाता। ये क्या किस तरह से फिर अब मामला आगे चलता हुआ दिखाई देगा। बट बहरहाल पॉलिटिकल इससे जो स्टेबिलिटी है वो तो मेरे ख्याल से, अगर उसकी कोई उम्मीद भी कोई सोच रहा था कि आने वाले वक्तों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम अचीव कर सकें, इन हालात में तो हमें लग रहा है कि हम अपने टारगेट से, यानी कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव करना इस वक्त मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी आए ताकि तमाम शोबों पर उसके असरात हमें पॉजिटिव नजर आए। और आपको पता है हर दौरे हुकूमत में मीडिया से हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे, तो हमें कुछ तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने दें ताकि मीडिया भी मुस्बत रिपोर्टिंग करे, और ना कि उसको ये कहना पड़ रहा हो कि जी माशाल्लाह गुर्बत की शरह में जो है वो इजाफा हो गया है, माशाल्लाह जी महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो गया है। हालात को बेहतर लेकर बनाने में और बेहतरी की तरफ लेकर आने में वक्त का तकाजा यही है कि तमाम जो एंटिटीज हैं, तमाम जो पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स हैं, वो हालात की संगीनी को समझते हुए, हालात की नज़ाकत को समझते हुए, लोगों के इस वक्त घरों की हालात को असेस करते हुए, लोगों की जिंदगियां इस वक्त मुश्किल हो गई हैं, लोगों से 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही है, लोग ले ऑफ्स का शिकार हो रहे हैं, मजीद टर्मिनेशंस हो रही हैं इदारों में, और इसका जो खमियाजा भुगत रहा है वो गरीब वो तबका है जो कि 25-30 हजार रुपए मुश्किल से बमुश्किल कमा रहा है। उसका ख्याल कीजिए। मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का, मैं बार बार, ये मेरा तीसरा वीलॉग अभी इस हफ्ते का है कि जिसमें मैं जिक्र कर रही हूँ, और मैंने जब से ये बात सुनी है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ कि 1000 अगर बंदा आप अपने कंपनी से निकालेंगे, आप ऑलरेडी 250 सिक्योरिटी गार्ड्स आप निकाल चुके हैं, तो उनके घरों में क्या चूल्हे बंद, बच्चे भूखे मरेंगे, क्या होगा, किस तरह से चलाया जाएगा? सो मेरे ख्याल से हुकूमत को मौजूदा जो इस वक्त हमारे इनकम्बेंट्स हैं उनको सोचना चाहिए कि मामलात को बेहतरी की तरफ अच्छी सजेशंस दी जा रही हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी अच्छी सजेशंस दी जा रही हैं, कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके इकट्ठे होना चाहिए, सेम पेज पर आना चाहिए, और
اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ کسی بھی مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جو ہمارا دشمن بھارت بیٹھا ہوا ہے. موویز پہ موویز بنا رہا ہے. بائی دا وے رحمان ڈکیت پہ مووی بنائی گئی ہے. بائی دا وے ہمارے پڑوسی ملک نے ایک پوری مووی بنا دی ہے رحمان ڈکیت پہ، لیاری گینگ وار پر. اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن ایک تو ریویو تو میں دوں گی جب میں نے وہ دیکھ لی ہوگی مووی، اور میں دیکھوں گی ضرور، کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس کی ظاہر ہے وہ بالی ووڈ سروائیو ہی کرتا ہے پاکستانی کانٹینٹ پہ. پاکستانی سٹوری لائنز جو ہے اس کے بغیر ان کی آدھی مووی شاید چلے بھی نہ. اس وقت گلوبل ٹرینڈ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جی جو دھرندر ہے، جو ان کی مووی، اس کو بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اور جی رحمان ڈکیت کا کیریکٹر ہے، چودھری اسلم کے کیریکٹر پلے کیا ہے سنجے دت نے، اور دیگر بھی موجود ہیں اس میں. لیکن اس پر ذرا بات کریں گے. اگر آپ میں سے جس نے جو بھی جس ملک میں، کیونکہ کافی ملک میں تو یہ مووی بین بھی اب ہو رہی ہے،